नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार टॉपिक वाइज मैराथन हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले हमने बिहार का जो जीके जीएस वाला पोर्शन था उसकी मैराथन देखी थी। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा राज्य व्यवस्था, जिसके अंतर्गत आपका विधान परिषद, विधानसभा, ये सारी चीजें और बिहार राज्य की शासन व्यवस्था कैसे क्या चलती है, इन सभी की बात इस वीडियो में हम करेंगे। पूरा राज्य व्यवस्था इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा कब की गई थी? 1911 में की गई थी। तत्पश्चात 1912 में पृथक बिहार राज्य का गठन जो है आपका हुआ था, ये बता चुके हैं। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1937 में हुए थे। विधानसभा के लिए 152 और विधान परिषद के लिए कितनी सीटें हैं? तो टोटल 30 सीटें हैं। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों के लिए, 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए, 39 मुस्लिमों के लिए, 4 महिलाओं के लिए, 2 आंग्ल भारतीय भी हैं, 2 यूरोपीय समुदाय भी हैं और 13 विशिष्ट क्षेत्र भी हैं जिसमें व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि हैं, उनके लिए सुरक्षित है। तो ये टोटल विधानसभा में 152 सीटों का इस तरीके से बंटवारा किया गया है। अब इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए सीधे आंग्ल भारतीय की संख्या पूछ ली जाए कि महिलाओं की संख्या पूछ ली जाए। आगे है, चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज जो है वो की। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला था, पर श्री कृष्ण सिंह जो थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पहले ही सरकार से राजनीतिक स्वायत्ता का आश्वासन मांगा था। आश्वासन इनको मिला नहीं। इस पर श्री कृष्ण जी ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया था। समझिएगा, कांग्रेस जीता और सरकार बनाने का निमंत्रण किसको मिला? श्री कृष्ण जी को, पर इन्होंने बाद में मना कर दिया। फिर उसके बाद उस समय के गवर्नर जो थे इंडिपेंडेंट पार्टी के, जिनका नाम था मोहम्मद यूनुस, उनको 1937 में कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा गया। किसको सौंपा गया? तो आप कहेंगे मोहम्मद यूनुस। कौन सी पार्टी से थे? तो इंडिपेंडेंट पार्टी से जो है ये थे। इस प्रकार सरकार का गठन फिर हुआ किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद यूनुस जो है बिहार के पहले प्रधानमंत्री भी उस समय कहा जाता था, पर मुख्यमंत्री जो है वो बने। पहले प्रधानमंत्री कहा जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री भी यहाँ पर लिखा गया, वैसे मुख्यमंत्री जो है वो बने। लेकिन गवर्नर और कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 को, देखिए यहाँ पर जो तारीख है वो है कितने की? मार्च 1937 की, जिसमें आपका इनको बनाया गया। परंतु जब 20 जुलाई 1937 का समय आया तो पहले जिनको दिया गया था मौका, किसको मौका दिया गया था? श्री कृष्ण सिंह जी को। तो इन्हीं के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बन गई। तो दोनों में अंतर आपको बेहतर तरीके से इससे समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है वो नियुक्त हुए। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जो कि आपके प्रोटेम स्पीकर थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। 1939 में आपको पता है दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, जहां पर कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने दे दिया था त्यागपत्र और विधानसभा भंग कर दिया था। 1939 से 1945 तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ था और 1935 का जो अधिनियम था उसी के आधार पर 1946 में फिर से चुनाव हुए थे और अप्रैल 1946 में फिर से श्री कृष्ण सिंह जी ही आए और जिन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद का जो कार्यभार है वो संभाला था 1946 में। इसी विधानसभा के द्वारा जो 39 सदस्य हैं उनको संविधान सभा के लिए चुना गया और इसमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, ये सभी प्रमुख लोग जो है वो थे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब? तो 1952 का जो है ये समय था, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। तो अब यहाँ पर सीटों की संख्या आपसे प्रश्न में पूछी जा सकती है, कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए थे? तो बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन? तो ये हम बता चुके हैं, श्री कृष्ण सिंह जो है वो थे। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत ही राज्य सरकार और उनकी जो कार्यप्रणाली है उसका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं बिहार राज्य की शासन व्यवस्था। तो मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई है। कौन कौन सा? एक आपका राज्य की विधायिका है, एक आपका राज्य की कार्यपालिका है और एक आपका स्थानीय स्वशासन है। अब यहाँ पर जो राज्य की विधायिका है उसमें राज्यपाल आता है, विधान परिषद आता है, विधानसभा आता है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक पदाधिकारी, और स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज और नगरीय प्रशासन। तो इन्हीं के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल की जब बात होती है तो राज्यपाल राज्य जो है सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आप कहेंगे राज्यपाल होता है। इन अधिकारों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो राज्यपाल से संबंधित 152 से लेकर 162 तक आर्टिकल है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है, इस बात को तो आपको पता ही है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और अब तक बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप कहेंगे अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लग चुका है। अब बात करते हैं बिहार के राज्यपालों की सूची को लेकर। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आजादी से पहले का ही यहाँ समय दिया गया है, जिसमें सर जेम्स शिफ्टन करके 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक थे। उसके बाद सर मॉरिस गार्नियर हैलेट करके 1937 से 1938, सर थॉमस अलेक्जेंडर स्वेवार्ड करके 1939-1943, फिर सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 1943 से 1943 फरवरी से सितंबर महीना। उसके बाद कार्यकारी अगर बात करें सर फ्रांसिस मूडी करके थे 1943 से 1944, फिर उसके बाद आपके रदरफोर्ड करके आए 1944 से 1946, फिर सर हफ डो करके 1946 13 मई की तारीख 14 अगस्त 1947। उसके बाद यहाँ पर स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपाल की सूची। तो यहाँ पर आपको स्वतंत्रता पहले में कम एटलीस्ट पहला पता होना चाहिए और सबसे आखिरी पता होना चाहिए। जब बिहार की बात होगी यानी स्वतंत्र बिहार की, उसमें स्वतंत्र बिहार के स्वतंत्रता ही कह देंगे, पूरे भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपालों की बात होगी तो पहला जरूर पता होना चाहिए। तो जयराम दास दौलत राम 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक ये बिहार के स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपाल में जो है ये रहे। उसके बाद आगे नाम देखेंगे तो माधव, श्रीहरि, अन्य, आर दिवाकर, ऐसे करके लिस्ट दे रखी है, जो भी चाहें आप देख सकते हैं। हम मुख्यतः जो हैं जैसे पदासीन वाले हैं उनको ध्यान दे सकते हैं आप, और अगर लेटेस्ट में आप देखेंगे जा करके तो आपको यहाँ पर 1999 के आसपास या लेटेस्ट का ही याद रखिए। वैसे तो आप चाहें तो क्रम देख सकते हैं, लास्ट के 3-4 देख सकते हैं। तो इसमें सबसे लास्ट में लिखा है फागू चौहान, जो कि लेटेस्ट का अपडेट नहीं है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। जो बिहार जीके वाला कराया था उसमें भी मैंने कमेंट में लिख दिया था, तो उसमें भी फागू चौहान तक ही लेट अपडेट दे रखा था, परंतु अब वर्तमान में ये नहीं है। तो वर्तमान में अब कौन है, वर्तमान में आप कहेंगे जिनका नाम है राजेंद्र अर्लेकर करके, ये वर्तमान में जो है वो हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान के आपके हैं। तो जो लेटेस्ट वाला अपडेट है वो उसके हिसाब से याद रखिएगा। आगे भी लिखा हुआ है जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। ये पॉइंट अच्छा लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट कर देते हैं आप। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे, इसको रफ कर देते हैं तो आपने देख ही लिया है, अब लेकर जो लिखा हुआ है, और इसको यहाँ से काट देते हैं और उसके अलावा इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। फागू चौहान 40वें थे, तो अब जो वर्तमान वाले हो जाएंगे वो 41वें हो जाएंगे राज्यपाल। पदासीन मतलब ये लिखा हुआ है, का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है उस समय राज्यपाल का पद खाली था और जब तक पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का पद भार ग्रहण संभालते हैं, ये पदासीन का मतलब आपका हो जाएगा। तो विधान परिषद बिहार राज्य की कैसी है, द्विसदनीय है। विधान परिषद जिसमें से आपका उच्च सदन है और आपका एक स्थायी सदन है। विधान परिषद के गठन और निर्माण का संविधान कौन से आर्टिकल में बात होती है, 169 आर्टिकल में बात होती है। 171 आर्टिकल में विधान परिषद की संरचना को लेकर के बात होती है। विधान परिषद की अधिकतम जो संख्या होती है वो विधानसभा की, यानी विधान परिषद की जो अधिकतम संख्या होती है वो विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती, दोनों कंडीशन पूछी जाती हैं। विधान परिषद की पहली बैठक आपकी कब हुई थी, तो आपकी 1913 में हुई थी, और पहली बैठक 1913 में कहाँ हुई थी, तो पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर ही 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह जो है वो मनाया गया था। विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या बिहार विधानसभा में कितनी है, तो आपका 75 है।
विधान परिषद आपका एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है, ये चीज ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं और विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल होता कितने टाइम का है, तो 6 साल का होता है। विधान परिषद में सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है, तो 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा होते हैं और अगर बात करते हैं 1/3 सदस्य तो स्थानीय निकायों के होते हैं। 1/6 सदस्य की बात करते हैं तो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा और 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों के द्वारा। तो इस प्रकार से विधान परिषद में सदस्यों का चयन जो है आपका होता है। कार्यकाल 6 वर्ष आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं विधानसभा को लेकर के। जैसे हमने देखा विधान परिषद आपका उच्च सदन था, ऐसे ही ये आपका एक निम्न सदन होता है विधानसभा, और ये आपका साथ ही साथ एक अस्थायी सदन भी होता है। जैसे वो स्थायी सदन होता है, ये अस्थायी सदन होता है। इसको लेकर कौन से आर्टिकल में बात की गई है, अनुच्छेद 170 में बात की गई। यहाँ पर अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है विधानसभा में, तो 500 हो सकती है, और न्यूनतम सीटों की संख्या की बात करें तो 60 निर्धारित है। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानसभा के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक आपकी हुई थी, तो ये समय याद रख सकते हैं। इसी के आधार पर ही 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो आप कहेंगे 243 निर्धारित जो है ये की गई है। बिहार विधानसभा में टोटल 38 अनुसूचित जाति की और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। इसके अलावा एक सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी आरक्षित है और इसमें 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2021 था, इसके द्वारा इसको निरस्त जो है वो कर दिया गया था। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप कहेंगे 5 वर्षों का जो है वो होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा होने के पहले भी भंग किया जा सकता है। वैसे कार्यकाल 5 वर्ष, ऊपर जो देखा था उसका 6 साल। अब यहाँ पर अलग अलग वर्षों में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या और वर्ष दिए गए हैं और विधानसभा में सदस्यों की संख्या भी दी गई है। जैसे 2000 का लेटेस्ट का देखेंगे तो 75 और यहाँ पर 243 दिया गया है, और 1913 में ये 43 और 152 जो है वो हुआ करता था विधानसभा और विधान परिषद में सीटों की संख्या। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो राज्य की कार्यपालिका का सबसे पहला ही क्वेश्चन ये आता है कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो आप क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही जो मंत्रिपरिषद होता है उसका जो है वो गठन होता है, और कौन से आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान जो है ये करता है मुख्यमंत्री, 163 आर्टिकल के तहत। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करता है, दोनों काम करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इस बहुमत खोने और अन्य विषम परिस्थितियों में पहले भी ये पद त्याग इसको करना पड़ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है, जिससे वहां पर प्रधानमंत्री होता है वैसे यहाँ राज्य में आपका मुख्यमंत्री होता है। अब बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची की बात करें तो सबसे पहले आपका स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तो मोहम्मद यूनुस करके बताया था ना कि इनको सरकार बनाने को लेकर के पहले श्री कृष्ण सिंह जी को दिया गया था, पर ये नहीं माने तो यूनुस जी की बनाई गई थी सरकार 1937, 1 अप्रैल से 19 जुलाई 1937। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह जी आए, फिर श्री कृष्ण सिंह जी आए, दीप नारायण सिंह जी आए कार्यवाहक, फिर विनोदानंद झा आए और लास्ट में कृष्ण वल्लभ झा सहाय आए 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967। इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह जी का, क्योंकि कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में पहली बार इन्होंने जो सरकार है वो बनाई थी। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, ये है बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की। अभी इसी सूची में और भी हैं, जिसमें आप देखेंगे महामाया प्रसाद सिन्हा है, नहीं वैसे स्वतंत्रता प्राप्ति वाले तो यहीं तक आ गए ना, श्री कृष्ण जी 1946 से 1961। हाँ, तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वाले का भी याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण सिंह जी का नाम लिखा है 2 अप्रैल 1946 से 3 जनवरी 1961। अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन थे बिहार के मुख्यमंत्री, तो इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें महामाया प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद सिन्हा, अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन पहले कार्यवाहक कौन थे तो उनका नाम याद रखिएगा। फिर बीपी मंडल, भोला पासवान शास्त्री, इस प्रकार से। फिर राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था, ये समय याद रखिएगा 29 जून
1968 से 26 फरवरी 1969 पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद फिर सरदार हर सिंह आए, भोला पासवान दूसरी बार आए, फिर राष्ट्रपति शासन दूसरी बार भी लगा 1969 से 1970। फिर दरोगा प्रसाद राय आए, फिर कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री तीसरी बार बने। राष्ट्रपति शासन तीसरी बार फिर लगा था 1972 से 1972 के समय। फिर केदार पांडे आए, अब्दुल गफूर आए, जगन्नाथ मिश्रा आए। इसी प्रकार राष्ट्रपति शासन फिर चौथी बार लगा, फिर पांचवी बार लगा, फिर छठी बार भी राष्ट्रपति शासन लगा, और राष्ट्रपति शासन सातवीं बार भी लगा 1999 से 1999। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी साथ में लिखा हुआ है कि एक से अधिक बार जो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए, जैसे लालू प्रसाद यादव दूसरी बार, राबड़ी देवी तीसरी बार, दूसरी बार, और राबड़ी देवी तीसरी बार फिर बनी। तो सबसे लास्ट में जो राष्ट्रपति शासन लगा है 8वीं बार लगा है, 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 के बीच लगा है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन अभी ऊपर ही मैंने बताया था कि टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा है बिहार में, तो आप कहेंगे टोटल 8 बार लगा है। उसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आखिरी बार लगा कब, समय क्या था, तो 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 पहली बार राष्ट्रपति शासन भी पूछा जा सकता है, वो समय हमने ऊपर ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पर सबसे लेटेस्ट में आप देखेंगे तो कौन इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 10 अगस्त 2022 से ये आपके हैं और अभी भी पद पर बने हुए हैं। और इससे पहले भी आप देखेंगे तो 7वीं बार नीतीश कुमार ही बने हैं। उससे पहले देखिए 6ठी बार भी नीतीश कुमार ही बने हैं। उससे पहले 5वीं बार में भी देखेंगे नीतीश कुमार ही बने हैं। चौथी बार में लगातार देख रहे हैं एकदम रिकॉर्ड बनाए पड़े हैं। 2015, 17, 20, 22 लगातार लास्ट में सब यही बन रहे हैं। इससे पहले 35वें नंबर पर जीतन राम मांझी बने थे, और उससे पहले भी नीतीश कुमार तीसरी बार, नीतीश कुमार दूसरी बार, इस प्रकार से आपके लगातार जीतते चले आ रहे हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कुछ पॉइंट जहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन में बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन? तो यही चीज अभी मैंने बताई थी कि ब्रिटिश शासन में पूछेगा तो मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे। फिर पूछता है स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन? तो श्री कृष्ण सिंह जी हो जाएंगे। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन? तो आप क्या कहेंगे? भोला पासवान शास्त्री जी हो जाएंगे। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन? तो महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन? तो अब्दुल गफूर हो जाएंगे। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? श्रीमती राबड़ी देवी हो जाएंगी। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन? तो श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। तो इतने आपको पॉइंट हर हाल में रटे होने चाहिए। एक नया क्वेश्चन मुख्यमंत्री से जरूर बनता है, तो ये जरूर याद होने चाहिए। पढ़ते हैं हमारे स्थानीय स्वशासन की तरफ। वीडियो जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो वीडियो पर आप सभी का बनता ही है। बात करते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के। पंचायती राज व्यवस्था में हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था। तो स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में अधिनियम बनाया गया था। 73वां जो संविधान संशोधन था, उसके बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 को लागू किया था। और समय इसका याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता की सिफारिश जो थी, उसमें आप सभी को पता है कि त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी वो लाई गई थी। तो ये तो बहुत पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है वो आपका आई थी बलवंत राय मेहता समिति। परंतु बात यहाँ पर हो रही है कि बिहार में कब इसे लागू किया गया, तो 2001 ईस्वी से इस कार्यरत हुआ, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 को लागू किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे पंचायती राज के 3 स्तर की बात की गई है। वो स्तर कौन कौन से हैं? तो पहला आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत, दूसरा हो जाएगा पंचायत समिति, और तीसरा हो जाएगा जिला परिषद। तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान की बात यहाँ पर की गई है। महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षण है, बिल्कुल आरक्षण है। कितना आरक्षण है? तो आप कहेंगे 50% आरक्षण को लेकर के इसमें बात जो है वो की गई है। तो मेन बात याद रखनी है आपको कि ये जो 3 पंचायत के स्तर हैं और कौन से अधिनियम से आए हैं, तो 2006 वाले अधिनियम से आए हैं। पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों और पदों पर अधिकतम जो 20% को लेकर के आरक्षण है वो भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे महिलाओं के लिए 50% आरक्षण था, सेम उसी प्रकार से पिछड़े वर्ग के लिए भी 20% आरक्षण को लेकर के इसमें बात की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की अगर बात करें तो सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण जो है इसमें मिलेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का सभी स्तर और पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक जो है आपका नहीं होगा, वो भी यहाँ पर बात की गई है।
पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा भी प्राप्त होगा और पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की संरचना और विशेषताएं जो है उसकी बात की गई है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ग्राम सभा की। जब ग्राम सभा की बात होती है तो ये पंचायत राज्य के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। अगर आपसे पूछा जाए राज्य के अधीन सबसे बड़ी सभा कौन सी, तो ग्राम सभा। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य जो है वो होते हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठक के बीच का अंतराल 3 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और 1 वर्ष में कितनी बैठक अनिवार्य है, तो आप कहेंगे 1 वर्ष में 4 बैठक जो है टोटल अनिवार्य है। इसके अलावा ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कौन करता है, तो मुखिया के द्वारा कराया जाता है। तो ग्राम सभा का कोरम यानी गण पूर्ति जो है वो कुल सदस्यों का कितना 1/20 होता है। ये 1/20 वाला प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि ग्राम सभा का जो कोरम है वो कुल सदस्यों का कितना होता है, तो 1/20 होता है। बाकी आयोजन इसका मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है। कौन करता है इसकी अध्यक्षता, तो मुखिया के द्वारा की जाती है। और उनकी अगर अनुपस्थिति अगर वो नहीं है उस कंडीशन में कौन करता है, तो उप मुखिया करता है। ध्यान रखिएगा कि ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, ग्राम पंचायत का मुखिया करता है। और अगर मुखिया नहीं है अनुपस्थिति में उप मुखिया करता है ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता। ग्राम सभा का काम क्या होता है मेन, तो विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना और लाभुकों की पहचान करना, मतलब जिनको लाभ देना है, और अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना, निगरानी समिति द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण करना, ये सब जो है ग्राम सभा के मुख्य काम जो है आपके होते हैं। ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्यों को मिलाकर के 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन जो है आपका किया जाता है। कितने की जनसंख्या पर, 7,000 की जनसंख्या पर। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो आप कहेंगे 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायतों को चुनाव जो है उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कराया ले जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं कि कितने समय में कार्य पूरा हो जाना चाहिए चुनाव का। यदि विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर, तो ध्यान रखिएगा ये अवधि। मुखिया जो होता है इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। उप मुखिया जो होता है इसका चुनाव की अगर बात करें तो वार्ड सदस्यों के बहुमत के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत अगर बराबर हो जाए तो ऐसे में परिणाम लॉटरी के द्वारा होता है। वार्ड सदस्य की बात करें तो प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। और प्रत्येक 500 जो जनसंख्या होती है उस पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। तो ये संख्या भी याद रख सकते हैं, प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन। मुखिया और उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो ये अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज अधिकारी पदाधिकारी को स्वयं लिखकर दे सकते हैं। मुखिया और उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर दे सकते हैं। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र जो है स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका त्यागपत्र जो है वो उसका जो पद है वो जो है वो खाली हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए जो गणपूर्ति सदस्य होते हैं उनकी कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। ये भी पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कितनी होनी चाहिए, आधी। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी की बात करते हैं तो प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए ग्राम कचहरी जो है वो होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच। इसका चुनाव कैसे होता है सरपंच का, तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित जो है आपका होता है। निर्वाचित पंच सदस्य और सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का भी चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा ही होता है। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए आपका एक सचिव भी होता है और न्याय मित्र की नियुक्ति भी की जाती है। सरपंच और उप सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो ये जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर के अपना त्यागपत्र दे सकता है। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा जो सरपंच है उसको देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला आपका है पंचायत समिति। पंचायत समिति की बात करते हैं तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है।
इसमें कितनी जनसंख्या की बात होती है, जैसे वहां पर अलग जनसंख्या थी, यहाँ पर 5000 जनसंख्या पर जो है एक पंचायत समिति जो है वो होती है, और प्रखंड स्तर पर होती है पंचायत समिति। इसका निर्वाचन भी प्रत्यक्ष होता है, और इसमें प्रमुख और उप प्रमुख जो है उसका चुनाव करते हैं। प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप से किसको देता है? अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। और उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से किसको देता है? प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देता है। तो ये किसको त्यागपत्र देता है? इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला नंबर आता है आपका जिला परिषद का। तो जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण और मार्गदर्शन का काम करती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान से करते हैं। जो जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है वो देता है जिला दंडाधिकारी को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो अध्यक्ष को देता है। ये सारा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, कोई चीज इसमें छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन किसको त्यागपत्र देता है, कितनी जनसंख्या पर होता है। और जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अब यहाँ पर बात की गई है पंचायत राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन और त्यागपत्र की एक साथ लिस्ट दी गई है। तो जो चीजें आपने ऊपर पढ़ी हैं उसको एक शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। जैसे मुखिया जो होता है उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को त्यागपत्र देता है। उप मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्यागपत्र देता है। वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, त्यागपत्र मुखिया को देता है। प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है अपना त्यागपत्र। उप प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष, और ये प्रमुख को देता है अपना त्यागपत्र। इसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य भी अपना प्रत्यक्ष चुनाव, प्रमुख को अपना त्यागपत्र देते हैं। इसी प्रकार जिला परिषद अध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष, जिला दंडाधिकारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य प्रत्यक्ष और जिला परिषद अध्यक्ष को, सरपंच प्रत्यक्ष, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, उप सरपंच अप्रत्यक्ष चुनाव, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को इस्तीफा, और पंच जो है वो प्रत्यक्ष और सरपंच को जो है अपना इस्तीफा देते हैं। तो इस तरीके से त्यागपत्र आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन की जब बात करते हैं तो नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन जो है वो किया जाता है। कौन सा आर्टिकल है? 74वां संविधान संशोधन 1992, जिसके द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर निगम, नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका जो है वो अधिनियम जो है वो लागू किया गया था। जो बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 है, इसी में ही शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय जो संरचना थी, जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, इसका प्रावधान जो है वो किया गया है। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चुनाव होता है, और इसमें भी पंचायती राज के प्रावधान के अनुरूप ही आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। फिर बात करते हैं नगरीय प्रशासन की, तो इसमें नगर निगम आता है, नगर परिषद आता है और नगर पंचायत आता है। ये 3 मुख्य भाग इसमें आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्तमान में कितने बिहार में नगर निकाय हैं, तो टोटल इनकी संख्या 261 है। नगर निगम की संख्या कितनी है? तो टोटल 19 है। नगर परिषद की संख्या कितनी है? तो 88 है। और नगर पंचायत की संख्या कितनी है? तो 154 है। तो ये संख्याएं याद रखिएगा। बिहार में न्यायपालिका की बात करते हैं तो राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का शीर्ष स्थान है। पटना उच्च न्यायालय का गठन 1909 का अधिनियम था, और 3 फरवरी 1916 को इसका गठन हुआ था। पहले इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे पटना उच्च न्यायालय के? तो सर एडवर्ड मेनार्ड डैश चैम्स कैमियर करके थे। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं और 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। ये संख्या याद रखिएगा। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला और अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है, जिसमें प्रशासनिक इकाई जैसे राज्य लिखा है उसके तरफ कौन प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी होता है उसका नाम लिखा है। जैसे राज्य में मुख्य सचिव, प्रमंडल में आयुक्त हो गया कमिश्नर, जिला में जिला पदाधिकारी डीएम, अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ,
प्रखंड या अंचल में प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ या अंचल पदाधिकारी सीओ जो है वो आपका होता है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है और मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण भी होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का जो है प्रधान सलाहकार होता है और मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल जो है उसकी बैठकों का प्रबंधन का काम भी ये करता है। तो ये पूरा बिहार स्पेशल के तौर पर जितनी भी चीजें थी सारी हमने करा दी। वीडियो में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो संविधान था, जो पूरे भारत का संविधान को लेकर के मैराथन हमने वो अलग से कराई थी, जिसमें हमने जितने भी संविधान संशोधन, जितने भी पद, जितने भी आर्टिकल, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट, ये सारी चीजें आई थी उसको अलग से हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे वो मेन बिहार स्पेशल था, बिहार से संबंधित सारी चीजें थी, तो वो भी हमने कवर करा दी। अब एक प्रश्न वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी पूछेंगे, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। और प्रश्न आपके लिए देखने से पहले जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा सभी लोग। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। और इससे पहले की चीज़ें नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। और साथ ही कमेंट में भी जाएंगे तो लगभग सारी प्लेलिस्ट की लिंक तो मिल ही जाएगी, सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे कमेंट में भी आपको। ये प्रश्न आपके लिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था? प्रैक्टिस सेट में आ चुका था ये क्वेश्चन और बता भी चुके हैं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। एक क्वेश्चन हम इसलिए भी पूछ लेते हैं कि खुद को भी आप चेक करते रहें कि आपको कितना जो है वो आ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।